Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss contracts of guarantee. So let's get started. तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स का ही एक ब्रांच है, उसी का एक टाइप है। तो हमने पिछले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी डिस्कस किया था और अब हम इसका दूसरा पार्ट जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन है। तो अब ये डेफिनेशन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर कोई पार्टी जो है अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है पेमेंट देने में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है जो गारंटर होगा वो उस पार्टी के डिफ़ॉल्ट करने पर जो है वो पेमेंट करेगा। तो अब यहाँ पे वो एक प्रॉमिस को जो है वो परफॉर्म करेगा और जो थर्ड पार्टी है उसकी लायबिलिटी को जो है वो डिस्चार्ज करेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब अगर वो थर्ड पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगी। अगर कोई भी थर्ड पार्टी जो है अगर वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाती, जो भी उसने क्रेडिट पर कोई चीज़ ली है और वो बाद में उसके लिए पे ऑफ नहीं कर पाती, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो काम आता है। इस केस में ही जो है वो थर्ड पार्टी की पेमेंट करेगा जो भी गारंटर होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इसकी ये कंडीशन है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के परफॉर्म होने के लिए। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है तो ये ही इसी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही जो है वो गारंटर एक प्रॉमिस करता है कि वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे जो है वो पेमेंट करेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पज़ क्या है? एनेबलिंग अ पर्सन टू गेट अ लोन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसका पर्पज़ ये है कि वो एक पर्सन को एनेबल करता है कि वो लोन ले पाए। मतलब अगर कोई पर्सन जो है अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई गारंटी दे देगा तो उस पर्सन को आसानी से जो है वो लोन मिल जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो फॉर्म किया जाता है। और गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर गुड्स को क्रेडिट पर ख़रीदने के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर एन एम्प्लॉयमेंट, या फिर कोई पर्सन जो है अगर उसको कोई जॉब चाहिए, अगर वो एम्प्लॉयड होना चाहता है तो उस केस में फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए भी मेक किए जाते हैं, ताकि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए कोई गारंटी दे दे और फिर उस पर्सन को कोई जॉब जो है वो मिल जाए। सेम गोज़ विथ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर उसको गुड्स ऑन क्रेडिट चाहिए तो कोई एक पर्सन जो है उस पर्सन के लिए कोई गारंटी देगा ताकि वो पर्सन जो है वो बाद में गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर कोई सामान जो है वो ले पाएगा। वैसे ही यहाँ पर लोन के केस में होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लोन कब ले पाएगा, जब उसने कोई गारंटी दी हो। तो अब यहाँ पे यही पर्पज़ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कि यहाँ पर तीन पर्पज़ जो हैं वो सॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, गुड्स ऑन क्रेडिट और लोन के लिए। तो अब यहाँ पे हम पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने A, B एंड Z लिया है। तो अब यहाँ पे A जो हैं वो एक श्योरिटी हैं, मतलब वो गारंटर हैं। तो अब यहाँ पे B जो हैं उनको हमने प्रिंसिपल डेटर बनाया है और यहाँ पे जो Z हैं वो क्रेडिटर हैं। तो अब यही जो पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि गुड्स ऑन क्रेडिट अगर लिखा है तो इसमें 2 पर्सन जो हैं पता ही है कि अगर गुड्स ऑन क्रेडिट लिए जाते हैं तो उस केस में 2 पर्सन वहाँ पे तो इन्वॉल्व होते ही हैं, जो एक डेटर बन जाता है और दूसरा क्रेडिटर होता है। जिससे गुड्स ऑन क्रेडिट लिया गया है वो यहाँ पे क्रेडिटर है और जिसने लिया है वो यहाँ पर डेटर है। तो अब इस पर्सन के लिए Z जो है वो एक क्रेडिटर हो गया और Z के लिए B जो है वो एक डेटर है। तो अब यहाँ पे एक पर्सन आता है श्योरिटी, जिसको हम गारंटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इस पर्सन का क्या काम होता है? A का ये काम है कि वो गारंटी देगा, गिव्स गारंटी, कि यहाँ पर B जो है जो उसने कोई गुड्स लिए होंगे क्रेडिट पर Z से, तो अगर इन केस B जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में A जो है वो फिर बाद में Z को B के बिहाफ पे जो है वो पेमेंट करेगा। इसमें ये ऑब्वियस है कि बाद में B जो है वो A को तो पेमेंट करेगा, उसके लिए जो A ने अमाउंट Z को ट्रांसफ़र किया है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग जब B के पास वो पर्टिकुलर कैश अमाउंट या जो भी उसे पे करना है वो नहीं है, तो उस टाइम के लिए ये सिर्फ यहाँ पर काम आता है कि उसके पास एक गारंटर है
जो फॉर द टाइम बीइंग जी को पेमेंट कर देगा और बाद में फिर बी जो है वो ए को जो है वो उसके बिहाफ पर जो उसने पेमेंट करी है वो उसको वापस कर देगा। तो अब इस केस में यहाँ पर एक प्रिंसिपल डेटर है जो हमने देखा कि वो बी है यहाँ पर, जिसने कोई गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पर लिए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट गारंटी इज़ गिवन, कि इन केस अगर बी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर ए जो है वो पेमेंट करेगा बी के बिहाफ पर। और अब जी कौन हुआ? टू हुम द गारंटी इज़ गिवन, तो मतलब जी को जो है वो गारंटी दी जाती है। अगर ये पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो गारंटी दी जाती है यहाँ पर बी के लिए, और इस पर्सन को वो गारंटी दी जाती है कि अगर यहाँ पर कोई आपका डेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो गारंटीड होगी। और यहाँ पर ए जो है वो एक श्योरिटी है जो ये सारी गारंटी जो है वो दे रहा है जी को। तो अब यहाँ पे 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमने देखा कि अब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ। अब हमने देखा कि बी ने कुछ गुड्स लिए हैं जी से, तो जी यहाँ पर क्रेडिटर हुए और बी यहाँ पर डेटर है हमारा। तो अब इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? गुड्स ऑन क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें बी ने जी से जो है वो गुड्स लिए हैं क्रेडिट पर, जिनकी पेमेंट वो बाद में करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टीज जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बी एंड जी के बीच में हो गया। तो अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और जी के बीच में। कैसे? कि अगर इन केस अगर बी जो है वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस केस में ए जो है वो जी को पेमेंट करेंगे बी के बिहाफ पर। और जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ ए और बी के बीच में, जो कि गारंटी के लिए हुआ कि अब ए यहाँ पर बी के लिए गारंटी दे रहे हैं कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय बी ए विल गारंटी द पेमेंट। तो ए यहाँ पर श्योरिटी हुए, वो बी के लिए हुए। तो ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि ए और बी के बीच में हो रहा है। तो अब इस केस में हमने देखा 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फॉर्म हुए। 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर। पहला कॉन्ट्रैक्ट बी एंड जी के बीच में, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ए एंड जी के बीच में, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये तीनों पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और यहाँ पर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पर्सन है बी जो है वो यहाँ पर उसको लोन ग्रांट करने के लिए या फिर उसको गुड्स ऑन क्रेडिट दिलवाने के लिए या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर बी को एक डेटर माना कि उसको गुड्स ऑन क्रेडिट चाहिए थे और उसने वो जी से लिए, तो हमने यहाँ पर गुड्स ऑन क्रेडिट का एग्जाम्पल देखा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लोन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब यहाँ पे ए जो है वो ये प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर श्योरिटी जो हुए वही जो है वो प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, जो कि बी की जो लायबिलिटी है, बी को जो बाद में पेमेंट करनी है जी को, उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो एक प्रॉमिस करते हैं कि वो पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी के बिहाफ पर, अगर थर्ड पार्टी जो है अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो। अब हम यहाँ पर बी को थर्ड पार्टी क्यों कह रहे हैं? तो बी कब थर्ड पार्टी होगी? जब हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे जो ए एंड जी के बीच में हो रहा है, जिसमें कि अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है तो श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। तो अब ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कंसिडरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर क्या कंसिडरेशन होगी। तो अब यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर गारंटी है कि ए जो यहाँ पर गारंटी दे रहा है तो उसको बदले में क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे है नो डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, मतलब कि कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, जो कि यहाँ पर ए एंड जी हैं। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कंसिडरेशन जो है वो ए को नहीं मिल रहा है। तो अब हमने देखा कि कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर इज़ सफिशिएंट फॉर श्योरिटी, मतलब कि जो भी कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है वही सफिशिएंट है फॉर श्योरिटी एज वेल। मतलब यहाँ पर बी को जो कंसिडरेशन मिलेगी वही सफिशिएंट होगी जो ए को कंसिडरेशन मिलेगी उसके लिए। मतलब यहाँ पर श्योरिटी के लिए यही सफिशिएंट है जो भी कोई कंसिडरेशन बी को मिल रहा है।
तो वही सेम कंसिडरेशन जो है वो श्योरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, उसको कोई भी डायरेक्ट कंसिडरेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि तो श्योरिटी जो है वो एक्चुअली पेमेंट करेगा ही क्यों, वो गारंटी देगा ही क्यों बी के बिहाफ पर, तो उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि अब बी जो है वो एक प्रिंसिपल डेटर हुए और इन्होंने ए से गुड्स ऑन क्रेडिट लिए हैं, या फिर लोन लिया होता, और या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर उन्होंने ए को अप्रोच किया होता। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ए जो है वो क्रेडिटर हैं जिनको बी को कुछ अमाउंट जो है वो वापस करना है, जो भी उन्होंने बेनिफिट्स रिसीव करे हैं उनसे, उसके बदले में। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर जो है प्रोमिसेस टू डिलीवर द गुड। अब यहाँ पे ए जो है वो इस बात पर कि अब यहाँ पे एक पार्टी है सी जो कि श्योरिटी है या फिर वो हमारी गारंटर हैं। हम इस पर्टिकुलर टर्म को जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ श्योरिटी टर्म का ही यूज़ करते हैं सी के लिए, जिसको हम वैसे गारंटर से समझ सकते हैं। तो अब सी क्या कहता है, गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। अब सी जो है वो ये गारंटी दे देता है ए को कि मैं जो है जो भी आपने गुड्स जो बी को दिए हैं क्रेडिट पर, वो उसके बदले में पेमेंट कर देगा, प्राइस ऑफ द गुड जो है वो ए को पे कर देगा। तो अब सी जो है वो यहाँ पे ये गारंटी दे देता है और इसके बाद ए जो है वो प्रॉमिस कर देता है कि वो गुड्स जो है वो डिलीवर कर देगा बी को। तो अब यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो ये जो गुड्स वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ए जो है वो जो गुड्स जो हैं जो ए ने मांगे हैं, अगर वो उनको डिलीवर कर देता है तो यही सफिशिएंट कंसिडरेशन हुई श्योरिटी के लिए भी कि ये जो गुड्स उसे मिल रहे हैं जो बी यहाँ पर रिसीव करेगा, तो यही पर्टिकुलर कंसिडरेशन जो है वो श्योरिटी के लिए भी सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर श्योरिटी को काफ़ी पर्क्स जो हैं वो मिलते हैं। जैसे अगर सी यहाँ पर बी के बिहाफ पर अगर ए को पेमेंट करेगा, तो अगर इन केस ए के पास ऑलरेडी बी का कुछ सामान रखा है या कुछ भी ये रेगुलर ट्रेडर्स हैं जो आपस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, और अगर यहाँ पर ए के पास भी कुछ बी का सामान रखा हुआ और यहाँ पर सी ने जो है वो बी के बिहाफ पर गारंटी दी थी ए को, तो वो जो सामान ए के पास रखा है बी का, तो वो सामान भी सी को यहाँ पर मिल जाएगा अलॉन्ग विद द पेमेंट जो बी बाद में सी को करेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर श्योरिटी के लिए भी सफिशिएंट है वही कंसिडरेशन जो यहाँ पर बी को ऑफर हो रही है। तो आई होप आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कुछ कंसेप्ट जो है, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के आगे के प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।